चलिए, आज हम पढ़ेंगे पेटेंट एक्ट का सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बताता है? लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 क्या बताता है। सेक्शन 8 फॉर्म 3 स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑफ रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशंस। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 9 इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है रजत गर्ग और मैं हूँ बीटेक मैकेनिकल एमएससी मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड इंडियन पेटेंट एजेंट विद इंडियन पेटेंट एजेंट कोड 5836। और मेरा जो स्कोर था वो है 184 आउट ऑफ 250। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो सेक्शन 9 है वो क्या है। ठीक है, सेक्शन 9 हमें बताता है स्पेसिफिकेशंस, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। ये क्या होता है, कैसे फाइल होता है? देखिए, तो सेक्शन 7 में हमने देखा था, एक पॉइंट हमने याद पढ़ा था कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल करते हैं तो वो या तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल होना चाहिए या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट होता है वो होता है फॉर्म 1। और जो प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जब हम फाइल करते हैं तो उसके लिए यूज होता है फॉर्म 2। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 2। अगर कोई नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल या कोई स्टार्टअप या कोई स्मॉल एंटिटी इसको फाइल करता है तो उसके लिए इसकी जो फीस है वो नो फी है। लेकिन जो फॉर्म 1 की फीस होगी इस केस में वो लगेगी 1600 रुपये, जैसे कि हमने सेक्शन 7 के दौरान देखा था। फॉर्म 2 की कोई फीस नहीं होती है। अब देखिए, प्रोविजनल या कंप्लीट क्या होता है। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो या तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से फाइल होता है या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल होता है। एप्लीकेशन इज फाइल्ड आइदर विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। if application is filed with provisional specifications, then complete specification has to be filed within within 12 months. For example, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एप्लीकेंट ने 1/1/24 को एक एप्लीकेशन फाइल की विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। तो यहां से 12 मंथ्स यानी कि 1/1/25 तक उनको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी होगी। दैट इज मैंडेटरी। अगर नहीं की, इफ नॉट डन, यानी कि 1 बरस यानी 12 महीने के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ तो एप्लीकेशन विल बी अबैंडन। आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? अबैंडन हो जाएगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन एक तरह से रद्द हो गई है। तीसरा पॉइंट, इफ मल्टीपल प्रोविजंस आर फाइल्ड।
देन यानी कि अगर एक से ज्यादा प्रोविजंस यानी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल हुई हैं, तब उस केस में एप्लीकेंट को एप्लीकेंट हैज टू फाइल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन within 12 months from the first or earliest provisional specification। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एप्लीकेंट ने 1/1/24 को एक एप्लीकेशन फाइल की विद प्रोविजनल 1। फिर उन्होंने 3 महीने के बाद फिर से प्रोविजनल 2 फाइल कर दिया। फिर 6 महीने के बाद यानी कि 1/10/24 को उन्होंने प्रोविजनल 3 फाइल कर दी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक से ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के लिए प्रोविजनल फाइल हुई है। तो अब इस केस में जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए जो 12 महीने का टाइम होगा, वो होगा इस डेट से। यानी कि 1/1/25 तक उनको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी होगी। यानी कि फर्स्ट या फिर अर्लीस्ट प्रोविजनल से 12 महीने के अंदर उनको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी होगी। अगर नहीं किया, इफ नॉट डन, और आई शुड से इफ नॉट फाइल्ड, तो आपकी एप्लीकेशन अबैंडेंड हो जाएगी। तो एप्लीकेंट को यह ध्यान रखना है कि उसने पहली एप्लीकेशन किस दिन प्रोविजनल फाइल की, वहां से उसको 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को फाइल कर देना होगा। अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन अबैंडन भी हो सकती है। चौथा पॉइंट, वन एप्लीकेशन वन इन्वेंशन। मतलब एक एप्लीकेशन में एक इन्वेंशन हम फाइल कर सकते हैं, ये हमने सेक्शन 7 में देखा था। अब यहां पर क्या होगा, जितनी भी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में सब मैटर डिस्क्लोज हुआ है, वो सभी का सब कुछ कंप्लीट एग्रीगेट होके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में फाइल होना चाहिए, और एक ही एप्लीकेशन में एक ही इन्वेंशन होनी चाहिए। बट इफ टू इन्वेंशंस आर फाइल्ड but they form a single inventive concept, सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट, तो वो अलाउड हो सकता है। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट का? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इन्वेंशन है, इन्वेंशन रिलेटेड टू अ ड्रग। तो इन्वेंशन भी एक ड्रग है।
एंड उसमें एक उस ड्रग को कंज्यूम करने के लिए एक स्पेशल apparatus है, अ स्पेशल apparatus to consume that drug, like injection plus syringe. तो ये एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में यहाँ पर ये जो इन्वेंशन है, हालांकि इसमें दो इन्वेंशन है, बट ये सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट में आ सकता है। तो ये एक एक ही एप्लीकेशन में फाइल हो सकता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही न्यू है, एक न्यू इन्वेंशन है, प्लस प्रोसेस टू मेक दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ न्यू इन्वेंशन। तो ये एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट को बना रहा है। तो ये चीज सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट का पार्ट है, हो सकता है। तो ये एक एप्लीकेशन में फाइल हो सकता है। चलिए, अब एक और पॉइंट हम देखते हैं। हमने देखे 4 पॉइंट, अब हम देखते हैं 5th पॉइंट इस सेक्शन पे। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 months टू फाइल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। देखिए, जो 12 महीने का टाइमलाइन हमको मिलता है प्रोविजनल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए, तो उस केस में एक चीज और समझिए कि अगर कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस फाइल, यानी कि अगर उस 12 महीने से पहले हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी है, देन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेंट may convert that complete specification to provisional specification and file a new complete specification within 12 months, within 12 months। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एप्लीकेंट ने 1/1/24 को एक प्रोविजनल फाइल की, और उसके बाद 8 महीने में 1/8/24 को तक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उन्होंने फाइल कर दिया। 8 मंथ्स में फाइल हो चुका है। बट जो मैक्सिमम टाइमलाइन हमारे पास अवेलेबल होती है यहाँ पर, वो थी 1/1/25, यानी कि 12 महीने तक हम ये काम कर सकते थे। बट यहाँ पर एप्लीकेंट को क्या लगा कि मेरी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर ये 8 महीने खत्म होने के बाद, जब 12 महीने पूरे होने से पहले इन्वेंटर को ये दिखा कि यार मेरी इन्वेंशन में कुछ और मैं ऐड कर सकता हूं, या मेरी इन्वेंशन और बेटर हो सकती है,
तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्टेड दिस प्रोविज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन टू प्रोविजनल, और इस 12 महीने के खत्म होने से पहले कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी। देखिए, यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर ये 12 महीने से ऊपर हो गया तब आप ये काम नहीं कर सकते। आपको जो नेक्स्ट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है वो इस डेट तक कर देनी है। 12 महीने से पहले ही आपको फाइल करनी होगी। यहां पर ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 12 मंथ टाइमलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आगे आते हैं, सिक्स्थ पॉइंट। बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, यानी कि ग्रांट से पहले कभी भी ऑन रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कौन करेगा? बाय, ऑन रिक्वेस्ट बाय एप्लीकेंट, प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी पोस्ट डेट अप टू 6 months। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 17 भी अप्लाई होता है, जिसमें पोस्ट डेटिंग के लिए काफी ब्रीफली बताया गया है, काफी डीप में एलेबरेटेड वे में बताया गया है, और उसमें कंट्रोलर की कुछ पावर्स के बारे में भी बताया गया है, तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने, किसी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी 1/1/24 को। चाहे प्रोविजनल से फाइल की हो, चाहे कंप्लीट से फाइल की हो, कोई मैटर नहीं है। अगर ये पहली बार एप्लीकेशन फाइल हुई है इस डेट को, तो ये डेट होगी उनकी प्रायोरिटी डेट। अब बिफोर ग्रांट, देखिए, बिफोर ग्रांट आप कभी भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट। बिफोर ग्रांट, ऑन रिक्वेस्ट, आप कभी भी अपनी प्रायोरिटी डेट को 6 महीने तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहां पर आपकी ये न्यू प्रायोरिटी डेट हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी डेट अब आपके लिए एक नई एप्लीकेशन की तरह काम करेगी, यानी कि नई प्रायोरिटी डेट ये आपकी एप्लीकेशन की बन जाएगी अब। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट कि बिफोर ग्रांट आप कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस काम के लिए, और आपकी जो कॉस्ट लगती है पोस्ट डेट की वो होती है 480 रुपये। कैंडिडेट्स, इसको थोड़ा सा अभी हम रखेंगे। जो पोस्ट डेट की आपकी फीस है वो है 800 रुपीज।
ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट डेटिंग आपको देने होते हैं 800 रुपीज। और फॉर्म यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होता है मिसलेनियस, दैट इज 30। फॉर्म 30 में आप रिक्वेस्ट करते हैं बाय फाइलिंग एंड बाय पेइंग 800 रुपीज। तो ये था हमारा सेक्शन 9। अब हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बट बहुत इजी है। हम पॉइंट्स में इसको समझेंगे और पॉइंट्स में ही इसको लर्न करेंगे। देखिए, मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, जो हमने इस वीडियो बना देखी थी सेक्शन 3, 4 एंड 5 की, कि जो सेक्शंस 3 है, 25 है और जो 64 है, यही सेक्शन वो है जिनके पर्टिकुलर सब सेक्शन आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए फॉर पेटेंट एजेंट एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको सेक्शन मालूम है बट सब सेक्शन नहीं भी मालूम है तो चलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलैक्सेशन से आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी सेक्शन 9 में देखा, ये जो पॉइंट्स हमने देखे ये सब सेक्शन वाइज नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट जो इस सेक्शन में कवर किए गए हैं, जो हमको प्रिपरेशन के लिए पता होना चाहिए। बट कौन सा पॉइंट कौन से सब सेक्शन में लिखा है, या अगर ये नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है, दैट इज कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। जब आप एक स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं तो उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है वो होता है रूल 13। 1, जब भी आप टाइटल यूज करेंगे, टाइटल आप जब भी उसका बनाएंगे, दैट शुड नॉट मोर देन 15 वर्ड्स। टाइटल 15 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इफ एनी मॉडल और सैंपल is required by the controller has to be submitted, but will not be a part of specifications। देखिए, मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिकेशन फाइल की और उस स्पेसिफिकेशन को देखकर कंट्रोलर को लगा कि ये जो इन्वेंशन है इसको समझने के लिए इसका मॉडल या सैंपल जरूरी है, या मुझे वो देखना चाहिए, कंट्रोलर अगर को लगता है, तो वो आपसे उस इन्वेंशन का, अगर कोई प्रोडक्ट या मशीनरी या कोई मैकेनिकल डिवाइस है तो उसका वर्किंग मॉडल या फिर उसका कोई सैंपल आपसे मांग सकते हैं जस्ट ऑब्जर्वेशन। बट वो मॉडल और सैंपल कभी भी उस स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं बनता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जब हम फाइल करते हैं तो उसमें उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, प्लस अकम्पनीड बाय क्लेम्स होना चाहिए, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। और एब्स्ट्रैक्ट के लिए कंडीशन है शुड बी लेस देन और इक्वल टू
150 वर्ड्स, 150 वर्ड से ज्यादा का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये तीनों चीजें उसका पार्ट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इफ एनी बायोलॉजिकल मटेरियल is disclosed in specification, then यानी कि अगर आपकी इन्वेंशन में कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट है या यूज है या कुछ भी स्पेसिफिकेशन में मेंशनिंग है, तो आपको सोर्स एंड जियोग्राफिकल ओरिजिन हैज टू बी मेंशन, यानी कि वो आपको मेंशन करना जरूरी है इन स्पेसिफिकेशंस। फिफ्थ पॉइंट, बायोलॉजिकल मटेरियल has to be submitted or has to be deposited on or before date of filing of application। यानी कि जिस दिन भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, या तो उसी दिन या उससे पहले आपका जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको डिपॉजिट करना होता है इन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी। अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी आपको वो बायोलॉजिकल मटेरियल या तो एप्लीकेशन के डेट पर या एप्लीकेशन की डेट से पहले आपको सबमिट कर देना होता है, डिपॉजिट कर देना होता है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, जिसको हम IDA भी बोलते हैं। अब देखिए, जब आप वहां पर डिपॉजिट करने जाते हैं ना, तो वहां से आपको मिलता है एक रेफरेंस नंबर। जब भी आप IDA में बायोलॉजिकल मटेरियल सबमिट करने जाते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको वहां से एक रेफरेंस नंबर मिलता है। एंड रेफरेंस नंबर ऑफ डिपॉजिट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ फ्रॉम एप्लीकेशन। देखिए, जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन की फाइलिंग करी, वहां से 3 महीने के अंदर वो रेफरेंस आपको सबमिट करना होता है पेटेंट्स ऑफिस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब आगे आते हैं। सेवेंथ पॉइंट, स्पेसिफिकेशन मस्ट बी डिस्क्राइब इन इट्स फुल, और आई शुड से मस्ट बी फुल्ली डिस्क्राइब
इट्स बेस्ट मेथड टू परफॉर्म। यानी कि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर बाद में सेक्शन 25 जब हम देखेंगे पढ़ेंगे वीडियो में, अगर आप देखेंगे जाकर, तो वहां पर आप देखेंगे हमने बताया भी है कि अगर आपने अपनी स्पेसिफिकेशन को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ फाइल नहीं किया है, या आपने अपना बेस्ट मेथड टू परफॉर्म मेंशन नहीं किया है, तो उस पर ऑपोजिशन भी आ सकता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो फुल्ली डिस्क्राइब हो, उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जो हमने छुपाया हो, जो हिडन हमने रखा हो। और अगर हमने ऐसा करा तो हमारे ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर ऑपोजिशन भी आ सकता है। एट्थ पॉइंट, डेक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप। यानी कि फॉर्म 5 की तो कोई फीस नहीं लगती है, बट ये क्यों होता है, क्या कब फाइल करना होता है, अभी हम देखते हैं। देखिए, डेक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप जो होता है वो एप्लीकेंट को फाइल करना होता है ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये पॉइंट यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन भी आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, या तो उस दिन या उससे पहले आपको ये डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप फाइल करना होता है। मान लीजिए एप्लीकेंट ये करने में अभी ना समर्थ है, असमर्थ है, तो एप्लीकेंट ऑन रिक्वेस्ट में एक्सटेंड द फाइलिंग ऑफ फॉर्म 5। देखिए, अगर कम एप्लीकेंट को लग रहा है कि मैं अभी फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो वो फॉर्म 5 की फाइलिंग के लिए एक्सटेंशन ले सकता है अप टू 1 मंथ बाय फाइलिंग फॉर्म 4 फाइल करके वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 5। अब यहां पर जो इनकी फीस है वो लगती है 480 रुपये। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्म 5 की कोई फीस नहीं है, बट फॉर्म 4 के लिए अगर आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेते हैं 1 मंथ का, तो उसके लिए आपको 480 रुपये जरूर देने पड़ेंगे। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखे, और आगे भी हम आगे वीडियोस में इससे आगे के सेक्शन देखेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं बेयर एक्ट के ऊपर। सेक्शन 9 हमने देखा, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। देखिए, पहले हमने देखा कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। इफ नॉट सो फाइल्ड, एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी abandoned।
When two or more applications in the name of same applicant are accompanied, then controller is of opinion that whole of such invention are such as considered a single invention. He may allow one complete specification to be filed in respect of such provisional specifications, but provided that period of time specified shall reckon from the date of filing of earliest provisional specifications. If the applicant so request at any time within 12 months from the date of filing of application, direct that specification shall be treated for the purposes of this act as a provisional specification. And if the applicant so request before grant, cancel the provisional specification and post date the application to the date of filing of complete specification. पोस्ट डेटिंग की यहाँ पर बात की गई है जिसको हम सेक्शन 17 में भी देखेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 9। ये है हमारा सेक्शन 10। देखिए, every specification shall begin with a title sufficiently indicating the subject matter. Any drawings may shall, if controller so requests, be supplied for the purposes of any specification, unless the controller otherwise directs deemed to be form part of the specifications. If any particular case the controller consider that application should supplement by model or sample of anything, it should be illustrating the invention. Such model or sample as he may require shall be furnished before the application is found in order for grant of patent. But such model or sample shall not be deemed to be form part of the specifications. तो ड्राइंग हमारी स्पेसिफिकेशन का पार्ट होती है जो कि हम जानते भी हैं, बट कोई मॉडल और सैंपल अगर हम सबमिट कर रहे हैं जैसा कि हमने देखा, वो स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं हो सकती। Every complete specification shall fully and particularly describe the invention or use and method by which it is to be performed. Disclose the best method of performing the invention and end with claim or claims defining the scope and accompanied by an abstract. If applicant mentions a biological material in specification, it has, if a material is not available to the public, application must be complete by depositing the material to an international depository authority before the filing date of application. The deposit of the material shall be made not later than the date of filing of the patent application in India, and therefore a reference shall be made in the specification within prescribed. Disclose the source and geographical origin of the biological material in the specification when used in an invention. The claim or claims of a complete specification shall relate to a single invention or to a group of invention linked so as to form a single inventive concept fairly based on the matter disclosed in the specifications. Declaration to an inventorship, invention shall in such case as may be prescribed
furnished in the prescribed form with the complete specification within such period as may be prescribed। देखिए, हमने जो टाइमलाइंस की बात कर रही है ना, वो आती है रूल्स से, और रूल्स भी हम देखेंगे आगे वीडियोस में। तो ये था हमारा सेक्शन 9, सेक्शन 10। ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, जो उनको लिखिए, नोट्स बनाइए और इनको पढ़िए। आपके सारे सेक्शन धीरे धीरे इन वीडियोस में क्लियर होंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।